नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण की शिक्षण विधियां। दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण की शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न होंगे जो कि वर्तमान समय में रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब है विकल्प 1 में सी और डी, 2 में ए बी सी, विकल्प नंबर 3 में ए सी डी और ए और बी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 ए और बी। दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकते हैं तो वो दो ही माध्यम है, वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से उन्हें जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो बताइए इसमें विकल्प नंबर 1 में बी, विकल्प नंबर 2 में ए बी और सी, 3 में ए, 4 में ए और सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 ए बी और सी, मतलब तीनों ही उद्देश्य हैं। सृजनात्मकता का विकास भी करना है, रचनात्मक कौशलों का विकास भी करना है और संवेदना का विकास भी करना है। तो विकल्प नंबर बी अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय और अमूर्त से मूर्त। मूर्त है दोस्तों, यहाँ पूर्त की जगह मूर्त है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण होता है। पहले उनको पर्यावरण की जो सामान्य व्यवहारिक चीजें बताई जाती है, फिर धीरे धीरे उनको लेवल बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात वाला सूत्र लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, विकल्प नंबर 1 केवल बी और सी, विकल्प नंबर 2 केवल सी और डी, विकल्प नंबर 3 केवल ए और डी और विकल्प नंबर 4 केवल बी और डी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 केवल बी और सी। यहां पर समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, एक तो ये, और एक समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर ये बी और सी दोनों ही सही है, तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र कक्षा। अब विकल्प नंबर 1 ए बी सी, विकल्प नंबर 2 में ए और बी, विकल्प नंबर 3 में केवल डी और विकल्प नंबर 4 में सी और डी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 ए बी और सी। यहाँ पर तीनों ही प्रभावशाली संसाधन है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र कक्षा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अब यहाँ पर विकल्प है, यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों के क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 1,
बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। जो ये क्रियाकलाप था उसका उद्देश्य ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो यही अपना उत्तर है विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में ताकाना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आकलन करना चाहिए, यहाँ पर है आकलन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 3, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए। यहाँ आकलन कैसे करना चाहिए वो है, तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कौन सा शिक्षक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है, बाकी सभी उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। दोस्तों अभी की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और इस वाक्य के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को वो संकलित करता है। जो 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है पर्यावरण, उसमें ये इनका संकलन है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? 1, 3, 5, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अगले विकल्प हैं, तीसरा, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। चौथा विकल्प, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये सही हो जाता है। यहाँ पर अपन से पूछा था पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पर ये चौथा विकल्प सही है कि 1, 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। विकल्प है, विकल्प 1 में ए, सी और डी, 2 में केवल सी, 3 में ए, बी और सी, और 4 में ए और सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, ए, बी और सी।
यहाँ पर बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना भी जरूरी है, बच्चों के द्वारा समुदाय के सदस्य होना जरूरी है और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी जरूरी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी, ए, बी और सी अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, जानवर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण, जो कि विकल्प नंबर 1 जानवर है यहाँ पर अपना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं, निगमन, परिकल्पना, मापन और अनुमान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन ये विज्ञान की 3 विधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजना संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? इसमें देखना है कि कौन सा सबसे बेटर है, अच्छा है। विकल्प नंबर 1 है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनको घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान कराना। ये इसका सबसे बेटर तरीका होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है विद्यार्थी सक्रिय रहेगा और विद्यार्थी सक्रिय रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? यहाँ भी क्रियाकलाप में से छांटना है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप। यह है क्रियाकलाप, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, इसका मतलब विद्यार्थियों को सक्रिय करना होता है। दोस्तों विद्यार्थी सक्रिय रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना और अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप है, ये निर्देश है, ये पूरा अप्रासंगिक है, इसका वहां पर कोई प्रसंग नहीं है, कोई प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 ये अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को स्टेट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए।
पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना मतलब विद्यार्थी को सक्रिय करना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।